Welcome to another video lecture on the topic of transcription and genetic code. बेसिकली यहाँ पे हम ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन, यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटीन। कि जेनेटिक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है, क्या वो प्रोटीन की फॉर्म में ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकती है, क्या वो वाइएबल हो सकती है या वर्किंग हो सकती है। और उसी से रिलेटेड फिर हम देखेंगे देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो चीज़ जो है वर्क करे, और उसके लिए जेनेटिक कोड का होना क्यों ज़रूरी है, जेनेटिक कोड होता क्या है, और ये कितने किस्म का होता है, ये कितने चीज़ों से मिलकर बनता है, कितने इसमें इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स के लिए होता है। ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये आइडिया होना चाहिए देन व्हाट डज़ इट मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है ना आरएनए कॉपी, यानी थोड़ी सा मैं आपको ये डेफिनेशन इस तरह से लिखी हुई है कि आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी डीएनए सीक्वेंस से जो है ये आरएनए की कॉपी बनती है, और इसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। कहने का मकसद ये है कि लेट्स से कि ये हमारे पास जो है एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले बनता है आरएनए, यानी जिसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए का, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का। द सिंथेसिस ऑफ अ मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी जब आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस बनाई जाएगी, इस चीज़ को हम नाम देते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज करते हैं। अब डीएनए का एक ही स्ट्रैंड है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल होती है, जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये याद रखिएगा कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड होता है, और एक जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। ये आपने याद रखना है कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ओरिएंटेड होता है, उसी को हम नाम देते हैं कि वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और वही इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। क्योंकि ये चीज़ हम डीएनए रेप्लिकेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप बात करते हैं तो रीडिंग तो ज़ाहिर सी बात है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी, तभी ये पॉसिबल है कि नया बनने वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। आपने इस चीज़ को जो है कंसिडर करना है कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि 3 टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में होगा, ताकि ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का पॉसिबल हो सके 5 टू 3 डायरेक्शन में। इसको हम नाम देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड का, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड होगा, वो सेंस स्ट्रैंड होगा। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम बात कर रहे हैं कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम से जो होता है, 3 प्राइम से जो है वो 5 प्राइम की तरफ ओरिएंटेड है, उसको हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, या टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और दूसरा बनने वाला जो स्ट्रैंड होगा जो कि मैसेंजर आरएनए का है, वो बेसिकली 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, और ये क्या है, मैसेंजर आरएनए का बनने वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। और यही चीज़ आपने याद रखनी है कि डीएनए का जो ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा, वो इससे जो ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा, ठीक है, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दे रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूं कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके पास सेम वही सीक्वेंस होगा जो आपके मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होता है। इसलिए जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, क्योंकि अगर उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेसिस लगेंगी, तो क्या से क्या बन जाएगा, यानी अब नॉर्मेलिटीज़ की कोई एक नई चीज़ बन जाएगी, वो वाइएबल ही नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड की होती है, जो कि 3 से 5 प्राइम की तरफ ओरिएंटेड होता है। यही पॉसिबिलिटी बनती है, तभी हम कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 5 से 3 प्राइम की अपनी रूटीन जो डायरेक्शन है उसमें होगी। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है, इसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या सीक्वेंस है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा आपके मैसेंजर आरएनए का है। दैट्स वाई कोडिंग स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वाइएबल नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और बात करते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जिसने ये सारी वर्किंग करनी है,
ये बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज़ होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। सो अगर आप बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो वहाँ पे ये तीनों जो आरएनए की टाइप्स हैं यानी राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, तो एक ही पॉलीमरेज़ होता है जिसको हम नाम देते हैं आरएनए पॉलीमरेज़ का या आरएनए पोल का भी नाम दिया जाता है। यही मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और इसके अलावा जो होता है ट्रांसफ़र आरएनए और जो है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन केस ऑफ, हमने बात की है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के केस में राइबोसोमल आरएनए जो है, ठीक है, इसको बनाने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज़ 1, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को बनाने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज़ 2 और ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज़ 3, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हम इसको नाम देते हैं, एक शॉर्टकट आपकी याद रख लें, रमता, RMT, रमता, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए 1, 2 एंड 3 इसी सीक्वेंस के अंदर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हम एक और बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ना, ये ऐसी जगह से स्टार्ट होती है जहाँ मौजूद होता है प्रमोटर सीक्वेंस। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लेट्स से कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या हो गई 5 to 3 वाला कोडिंग स्ट्रैंड और ये हमारे पास 3 से 5 वाला जो है ये एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो इस नीचे वाले स्ट्रैंड की होनी है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन, लेट से हम ये कह देते हैं कि इस जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो इसको हम नाम देंगे प्रमोटर सीक्वेंस का, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर रहा है, ठीक है। इसी तरह लेट से हम कहते हैं कि हमारा जो ये ख़ास जीन है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, तो इसको हम नाम क्या देंगे, टर्मिनेटर का या टर्मिनेशन सीक्वेंस का। तो ये याद रखेंगे कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है उसको प्रमोटर सीक्वेंस या प्रमोटर रीजन कहते हैं, और जहाँ ख़त्म हो रही होती, एंड हो रही होती है, उसको टर्मिनेटर सीक्वेंस या टर्मिनेटर रीजन का जो है हम नाम देते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि हमें कुछ स्पेसिफ़िक पोजीशंस बताई जाती हैं, वो हमारे इस जो प्रमोटर सीक्वेंस है यहाँ से पहले वाली पोजीशन होती है, ठीक है। लेट्स से मुझे पता है कि मेरा जीन का प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद है, मुझे ख़ास पोजीशन बताई जाएगी। लेट्स से मुझे कहा जाता है -25, ठीक है, और आगे मुझे कह दिया जाता है TATT अब ये कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। तो मुझे क्या कैसे पता चलेगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है ये तो मेरे प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस है, ठीक है। और -25 का मतलब है कि इससे 25 बेस पेयर पहले जो है से एक एंजाइम पॉलीमरेज़ यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज़ इस जगह पर लगेगा -25 वाली जगह से, और 25 बेसेस गुजारने के बाद जो है ये इस प्रमोटर सीक्वेंस पर पहुंचेगा और यहाँ से अपनी वर्किंग शुरू कर देगा, ठीक है जी। इसी तरह आप ये भी कहते हैं कि माइनस, लेट से मैं कह देती हूँ कि माइनस जो है 10 का सीक्वेंस है, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि लेट से हम ये कह देते हैं कि मेरा जो जीन है, लेट से कि यहाँ पर यानी ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ से मेरा जीन शुरू हो रहा है। अगर -10 है, ठीक है, लेट से -10 है, तो इसका मतलब ये है कि जीन से पहले वाले जो 10 सीक्वेंस होंगे वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज़ अटैच होगा। यानी जो आपको नंबर बताया जा रहा है -10, -25, -75, -35 जो भी है, तो ये सीक्वेंस माइनस साइन शो करता है ऑपोजिट ऑफ द प्रमोटर, यानी प्रमोटर से पहले, ठीक है। तो माइनस साइन ऑपोजिट को शो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन को या पहले वाली चीज़ को। इसी तरह अब अगर जो है नंबर है 25, तो इसका मतलब ये है कि माइनस तो हो गया ना, ऑपोजिट फ्रॉम प्रमोटर, देखिए ना प्रमोटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जगह प्रमोटर की है और मैं कह रही हूँ कि माइनस, तो इसका मतलब है अवे फ्रॉम प्रमोटर,
डायरेक्शन मुझे पता चल गई। लेट्स से मैंने कहा है -25, तो -25 का मतलब ये है कि मेरे प्रमोटर रीजन से पहले मौजूद 25 जो सीक्वेंस है, यानी 25 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वहाँ आके आरएनए पॉलीमरेज 3 कंबाइन करेगा और फिर मेरे प्रमोटर रीजन की तरफ आएगा और फिर वो यहाँ से इस जीन की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देगा। ये चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखनी है, ठीक है। ये चीज़ प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर ये बात की है कि लेट से मुझे ये कहा जाता है कि -25 और आपके पास ये वाला सीक्वेंस भी हो, तो ये तो मेरे प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे पता है कि प्रमोटर सीक्वेंस ये है, यहाँ से जीन ने ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवानी है। लेकिन -25 जो पोजीशन बताई जाती है, ये आरएनए पॉलीमरेज़ की अटैचमेंट की बताई जाती है, जिसमें माइनस साइन इंडिकेट करता है अवे फ्रॉम द प्रमोटर, ठीक है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। और 25 का मतलब है कि 25 न्यूक्लियोटाइड पहले आके जो है ना प्रमोटर से जो है वो पॉलीमरेज़ अटैच हो जाएगा और उस 25th पोजीशन पर अटैचमेंट के बाद ये 25 न्यूक्लियोटाइड्स को क्रॉस करते हुए उनके ऊपर से गुजरते हुए और प्रमोटर तक पहुंचेगा और वहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़, इसका ये मतलब है इस लाइन का। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वही बात है कि अगर आप देखते हैं कि आपको एक ख़ास सीक्वेंस बजाया जाता है TTGA जिसको -35 सीक्वेंस कहा जाएगा, यानी लेट्स से कि ये हमारा प्रमोटर रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से लेट्स से कि ये -35 है, यानी अवे फ्रॉम प्रमोटर 35th वाली जब पोजीशन से जो है आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, इन पर 35 को गुजार के प्रमोटर रीजन पर वो पहुँचेगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। इसी तरह कुछ के अंदर हम ये कहते हैं कि क्या है कि TAT सीक्वेंस आर आल्सो कॉल्ड -10 सीक्वेंस, यानी कुछ के अंदर आपको 35 वाला सीक्वेंस मिल जाता है, प्रमोटर से पहले 35 बेस पेयर्स पर अटैचमेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज, या कुछ पर आपको -10 का सीक्वेंस मिलता है, यानी प्रमोटर से पहले 10 सीक्वेंस पर वो 10th सीक्वेंस पर अटैचमेंट करेगा और फिर प्रमोटर की तरफ आगे ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा। इसी तरह यूकैरियोट्स में ये जगह -75 से -25 होती है, ठीक है, यानी -75 25 का क्या मतलब है कि कुछ के केस में -75 वाली पोजीशन से वो अटैचमेंट करके प्रमोटर की तरफ जो है जाएगा और वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा, और कुछ के केस में क्या होगा कि -25 पर अटैचमेंट करके और प्रमोटर की तरफ जाके वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। तो ये आपने याद रखना है कि आपके प्रमोटर का सीक्वेंस क्या होगा, यानी ये वाला जो सीक्वेंस है TTGA कि ये एक सीक्वेंस जहाँ पर पड़ा हुआ है TTGA, ठीक है। तो ये है -35 सीक्वेंस, यानी यहाँ पर आकर जो है इस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा, उसकी अटैचमेंट हो गई। अब ये प्रमोटर की तरफ गुजरेगा 35 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के, और यहाँ से जो है जहाँ से 36 वाला शुरू होगा, यानी मेरे प्रमोटर का पहला न्यूक्लियोटाइड शुरू होगा, तो वहाँ से वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेन प्रोसेस के ऊपर। अभी तो हमने ये पढ़ा है कि किस चीज़ की ट्रांसक्रिप्शन होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, क्या पोजीशन है। अब हम आ जाते हैं कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रमोटर सीक्वेंस की तरफ बाइंड कर जाता है, तो फर्स्ट स्टेप तो ट्रांसक्रिप्शन का जहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दो सब यूनिट है, एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक होता है कोर एंजाइम, यानी आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि ये सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है जी, और इसके साथ इस तरह से क्लिप की तरह बना हुआ होता है कोर एंजाइम। अब सिग्मा फैक्टर का क्या काम था कि इसने उसी लेट से के सीक्वेंस के ऊपर अटैचमेंट की है, अटैचमेंट करने के बाद ये इसको लेकर गया है प्रमोटर रीजन की तरफ, यहाँ तक इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये हट जाएगा और यही जो आरएनए का कोर एंजाइम है ये आगे इसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। ये लेट से कि ये कोर एंजाइम जो है ये इस डायरेक्शन में चलता जाएगा और जीन की जो है ट्रांसक्रिप्शन करते हुए मैसेंजर आरएनए को बाहर की तरफ निकालता जाएगा। यानी दो हमारे पास इसके सीक्वेंस चीज़ें हैं, एक है कोर एंजाइम और एक उसके साथ क्लिप की तरह लगा होता है, एक है सिग्मा फैक्टर और एक उसके साथ क्लिप की तरह लगा होता है कोर एंजाइम। सिग्मा का काम ये है कि अपने सीक्वेंस के ऊपर इसकी बाइंडिंग करवा के, और लेट से ये प्रमोटर रीजन है तो सिग्मा इसको यहाँ तक ले आएगा और ख़ुद सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो कोर एंजाइम है ये प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर चलता जाएगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता चला जाएगा और इस तरह से मैसेंजर आरएनए को बाहर की तरफ भेज देगा। या यहीं पर अगर आप देखें तो ये इस तरह से आगे की तरफ इस डायरेक्शन में चलता जाएगा और ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से
बाहर की तरफ आता जाएगा, यानी वहाँ से सेपरेट आउट होता जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि एक दफ़ा ट्रांसक्रिप्शन सही तरह से, वही बात है कि स्टार्ट हो जाएगी तो क्या है कि सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाएगा, अगर कोर एंजाइम सारा काम करेगा और इसी तरह से करते हुए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को, यानी एक जीन की ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट कर देगा। तो जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ओपन अप हो जाता है एक ख़ास जगह पर उसी एंजाइम की मदद से, वहाँ पर जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट करेगा। ठीक है। और प्रमोटर की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा आपको इस तरह का बबल मिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल का। अब ये जो सीक्वेंस है ये आता जाएगा जब तक कि स्टॉप सीक्वेंस ना आ जाए। जैसे ही स्टॉप सीक्वेंस यानी टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगा, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप कर दी जाएगी। ठीक है। और वहाँ से सारी चीज़ें सेपरेट आउट हो जाएंगी ताकि मैसेंजर आरएनए अलग हो जाए, डीएनए अलग होके और डीएनए दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में डबल हेलिकल फॉर्म में आ जाए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉप सीक्वेंस क्या है? ठीक है। जीसी पेयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, यानी लेट्स से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है जी सी, यानी हमारा एक मैसेंजर आरएनए जो बन गया है, हम अगर कहते हैं कि जी जी सी जी, इस तरह का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जो है ना आना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से जो है ये थोड़ा सा टर्न आउट होगा, इस तरह से हो जाएगा और ये जो है ना हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा कि लेट्स से नॉर्मली क्या होता है कि 7 टाइम्स यानी 7 पोजीशंस पर जीसी पेयर रिपीट होना, जैसे ये नंबर 1 जी, नंबर 2 सी, नंबर 3, ठीक है, नंबर 4, फिर उसके बाद द नंबर, यहाँ पे हम बात कर देते हैं नंबर 5, इसी तरह सी और 6 और जी जो हो जाएगा 7। अब ये 3 पोजीशन हो गई, ये फोर्थ से बेंडिंग हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा और यहाँ पे अगेन सी आ जाएगा। ये एक दूसरे के साथ जो है ना वीक बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो हम यही चीज़ कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो मैसेंजर आरएनए जो है इस तरह से हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे ही लास्ट वाली 7 पोजीशन पर ये जीसी सीक्वेंस रिपीट होना शुरू होता है तो ये टर्मिनेशन सीक्वेंस समझा जाता है। ठीक है। जहाँ से जो मैसेंजर आरएनए होगा उसको सेपरेट आउट कर दिया जाएगा और रिजल्टेंटली हमारे पास ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको जो है क्लोज़ होता नज़र आएगा, यानी कि दोबारा से डीएनए अपनी हेलिकल फॉर्म में आ जाएगा। ये चीज़ आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट मैसेंजर आरएनए है, जिसकी एंडिंग पर क्या है कि जीसी पेयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 7 न्यूक्लियोटाइड होंगे। 3 जे हो जाएंगे, पोजीशन नंबर 4 से बेंड होगा और 5 6 और 7 इस तरह से बेंडिंग हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ अगर जी है, सी है और जी है और यहाँ पे भी सी है, तो फिर यहाँ पे अगेन जो है ना हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे सी आ जाएगा, जी आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बनता है। इस 7 चीज़ को हम नाम क्या दे रहे हैं, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम टर्मिनेशन सीक्वेंस का भी नाम दे रहे हैं। ठीक है। तो ये जो जीसी हेयर पिन है ये बनता है, तो ये यू राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी यू आएगा और यू के बाद ये 7 आएंगे, इसी तरह से जैसे आपको बताएं हैं, तो हमारे पास ये टर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये जो हेयर पिन होता है ये आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप करवाना शुरू कर देता है ताकि वो फर्दर वर्किंग ना करे, ये चीज़ें वहीं पर रुक जाएँ। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूली ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए वो तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में बन रहा होता है, तो वहीं पे फ़ौरन से ट्रांसलेशन हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जो ये ट्रैवलिंग है, यानी न्यूक्लियस से जो है ये राइबोसोम की तरफ जानी होती है, न्यूक्लियस से बाहर निकल के वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के ऊपर जाएगा, तो ये एक लॉन्ग जर्नी होती है उस मॉलिक्यूल के लिए। तो इसलिए उसके ए वाली कैप ऐड की जाती है, एक हम कहते हैं कि कैप ऐड की जाती है और टेल ऐड की जाती है। तो 7 मिथाइल जीटीपी की जो है 7 मिथाइल जीटीपी की कैप लगाई जाती है, जो कि 5 प्राइम एंड पर होती है और 3 प्राइम एंड पर पोली ए टेल लगाई जाती है। लेट्स से कि हमने ये कहा है कि ये हमारा मैसेंजर आरएनए है जिसका ये 5 प्राइम बना ऑब्वियसली, और ये जो है इसका 3 प्राइम बना। तो यहाँ पर जो है 7 मिथाइल जीटीपी की जो है ना एक कैप लगाई जाएगी हेड वाले रीजन पे, और टेल पे पोली ए टेल लगाई जाती है जो कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। इसका क्या मकसद है, ताकि जो ये वैरायटी ऑफ
फॉस्फेटेजेस एंजाइम होती हैं, तो वहाँ से बचा रहे। आरएनएजेस और फॉस्फेटेजेस होते हैं जो ब्रेक डाउन करती हैं चीज़ों की, तो उन चीज़ों से ये बचा रहे और सेफ़ एंड साउंड राइबोसोम तक ट्रांसलेशन के लिए पहुँच जाए। ठीक है, तो ये चीज़ की जाती है ताकि न्यूक्लियेजेस फॉस्फेटेजेस से बचाया जा सके और सेफ़ एंड सिक्योर जर्नी इसकी जो है वो पॉसिबल की जा सके। दैट वाज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रैंड होगा जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली डायरेक्शन के दरमियान जो है ना ये ओरिएंटेड होता है, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो कि यूकैरियोट्स के केस में राइबोसोमल आरएनए बनता है पॉलीमरेज़ 1 की वजह से, मैसेंजर आरएनए बनता है पॉलीमरेज़ 2 की वजह से, और ट्रांसफ़र आरएनए बनता है पॉलीमरेज़ 3 की वजह से। तो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको कहा है कि इसकी याद कर लें, रमता, RMT। ठीक है, तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ प्रमोटर सीक्वेंस, कि प्रमोटर सीक्वेंस क्या होता है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट्स हो, कि जो आरएनए पॉलीमरेज़ की बाइंडिंग साइट होती है वो प्रमोटर से शुरू होती है। प्रोकैरियोट्स में ये सीक्वेंस जो है वो आपको ये वाला -35 या ये वाला -10 पर मिल सकता है, और सेम यही सीक्वेंस यूकैरियोट्स में आपको 75 से 25 वाली जगह पर मिल सकता है। फिर उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो आपने इस पैराग्राफ को बहुत ब्रीफ करके जो है ना बताना है, टू द पॉइंट करके बताना है। ठीक है, कि किस तरह से इनिशिएशन होती है। फिर अगर आपको ये कहा जाता है वाई इज़ इट नेसेसरी टू ऐड कैप एंड टेल टू द मैसेंजर आरएनए, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्यों कैप और टेल ऐड की जाती है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू ऐड कैप एंड टेल टू द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से याद करना है। 4 से 5 डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्चुअल जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जेनेटिक कोड पे। जैसे स्टार्टिंग में हमने जेनेटिक कोड, जीन कोड की बात की है, सो डायरेक्टली आ जाते हैं इसके ऊपर। जेनेटिक कोड की जहाँ तक बात है, जो सिचुएशन है, जेनेटिक कोड होता क्या है। जेनेटिक कोड मैं आपको ये बता देती हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले, कि जेनेटिक कोड जो होता है ना, ये एक ऐसा आप कहते हैं कि सीक्वेंस होता है, या हम यूँ कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के लिए। जेनेटिक कोड होता क्या है, बेसिकली जेनेटिक कोड हम ये कहते हैं कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्पेसिफाई फॉर एन अमीनो एसिड। ठीक है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देती हूँ कि A, T और G, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो कि कोड करता है मिथियोनीन अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, कि ये कोड करता है मिथियोनीन अमीनो एसिड के लिए। इसी तरह मैं ये कह देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि GAG जो होता है ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है। इसी तरह मैं कह देती हूँ कि GTG जो है ये कोड करता है वैलीन के लिए, जो कि एक अमीनो एसिड है। यानी ये इन्फॉर्मेशन अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर होगी तभी ट्रांसफ़र आरएनए ये वाला अमीनो एसिड लेकर आएगा, वो चेन के साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड फॉर एन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज़ नोन एज जेनेटिक कोड, उसको आप जेनेटिक कोड का नाम देते हैं। और वो कोड क्या होता है कि ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन्हें कोडोन ये स्पेसिफाई करते हैं एक अमीनो एसिड को। अब 2 का कम्बिनेशन इस चीज़ को पॉसिबल नहीं कर सकता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो वाइबल नहीं है। ठीक है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हैं, तो कम्बिनेशन हम किस तरह से बनाते हैं इसका, लेट्स से कि अगर 4 बेसिस हैं हमारे पास, ये यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड एडेनिन, GCTA, और अगर आप 4-2 का पेयर बनाते हैं तो आपके पास 16 बनेंगी। यानी इन 4 को अगर आप 2-2 के पेयर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 16 अमीनो एसिड बनेंगे। दैट इज़ नॉट एनफ। ठीक है,
बिकॉज़ नॉर्मली हमारे पास जो है वो 25 अमीनो एसिड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें से 20 जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और बाकी जो 5 होते हैं वो एज अ प्रिकर्सर ऑफ यूरिया साइकिल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो उनको हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो तो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। 20 को जस्ट हम स्टडी करते हैं डिटेल में क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो ये तो कम्बिनेशन 4-2 का बन नहीं सकता। तो 4-3 का अगर कम्बिनेशन बनाते हैं, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट बनाते हैं जो कि वाइबल भी है, तो टोटल आपके पास 64 कोडोन्स बनते हैं। इसका मतलब ये है दैट मोर देन 1 कोडोन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड, यानी कि 20 क्योंकि आपके होते हैं अमीनो एसिड, और आपके पास कोडोन कितने बने हैं 64, तो इसका मतलब ये है कि मोर देन 1 कोडोन, ठीक है, कोड फॉर एन अमीनो एसिड, जिसको हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड डीजेनरेसी का। यहाँ पर मेंशन नहीं है बट अक्सर पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक से ज़्यादा कोडोन जो है सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करें तो वो क्या चीज़ होती है। सो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, जेनेटिक कोड डीजेनरेसी क्या होती है, व्हेन मोर देन 1 कोडोन code for the same amino acid, that is known as genetic code degeneracy. So possibly 2 or maybe 3 codon codes for the same amino acid, इसको हम जेनेटिक कोड डिजेनरेसी कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ सादा अल्फाज में आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ आए। जेनेटिक कोड डिजेनरेसी का मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा कोडोन सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं, चाहे 2 कोडोन कोड करें सेम अमीनो एसिड को, 3 कोडोन ऐड करें कोड करें सेम अमीनो एसिड को, उसको हम जेनेटिक कोड डिजेनरेसी का नाम देते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि पेयर कितना है 4-3 का पेयर है, यानी कि आपके पास टोटल 64 बनते हैं। दैट इज़ ऑलमोस्ट ट्रिपल द ओरिजिनल अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। दैट्स वाई ये चीज़ पॉसिबल होती है। इस पर वर्किंग की थी सबसे पहले नारेनबर्ग जो कि फिलिप लीडर थे, और खुराना ने, ठीक है, हरबिन खुराना ने ये काम किया कि इन्होंने आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए, इन्होंने जो है मैसेंजर आरएनए लिया, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर था। अब वो मैसेंजर आरएनए जो है क्या करा था, उसके तमाम, क्योंकि अमीनो एसिड भी अवेलेबल थे, तो उसने एक ख़ास वाइबल प्रोटीन बना ली थी। यानी कि उसने बेसिकली इसी 64 कोडोन्स को यूज़ करते हुए, अपने 64 कोडोन्स को यूज़ करते हुए, अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम को यूज़ करते हुए उसने एक प्रोटीन बना ली थी। जहाँ से ये चीज़ पॉसिबल हो गई, ये चीज़ जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई थी कि हाँ जी 4 और 3 का जो सेट है, ठीक है, कि ये 4 बेसिस जो हैं जब 3 के सेट में यानी एक कोडोन की फॉर्म में आती हैं, 65 अमीनो एसिड को ये आसानी से कोड कर सकती हैं। सो इसमें ये चीज़ पता चली थी कि 65 में से UAA, UAG, UGA ये 3 ऐसे हैं जो कि किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, तो इनको नाम दिया जाता है स्टॉप कोडोन्स का, इनको नाम दिया जाता है नॉन सेंस कोडोन का, इनको नाम दिया जाता है टर्मिनेशन कोडोन्स का, ठीक है, स्टॉप कोडोन्स, टर्मिनेटर कोडोन्स, नॉन सेंस कोडोन्स। तो ये जो है इनको क्या कहा जाता है, नॉन सेंस कोडोन कहा जाता है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये बनाते किस तरह से हैं। फर्स्ट लेटर आपने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, सेकंड लेटर आपने यहाँ पे लिख दिया, और थर्ड लेटर आपने यहाँ पे लिख दिया। लेट्स से कि यहाँ पे पहला क्या है यू, तो यहाँ भी आप यू लिखेंगे और यहाँ भी आप पहला यू लिखेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा स्पेसिफाई करके कि अब ये किस तरह की सिचुएशन हुई है। देखिए यहाँ पे यू पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी यू पड़ा हुआ है, और ये भी आपको यू नज़र आ रहा है, तो सीक्वेंस क्या है, ट्रिपल यू। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चला जाना है, किसके साथ, पोजीशन नंबर 3 के साथ। तो यू यू और फिर क्या है सी, फिर उसके बाद यू यू और फिर क्या है पोजीशन ए, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे यू यू और पोजीशन क्या हो जाएगी जी। यानी आपने पहले किया यू यू और यू, तो सिचुएशन क्या है ये, फिर आपने किया यही यू, लेकिन आपने नेक्स्ट को किया सी को, तो यू और सी बन गया। फिर आपने यही दोनों किए यू और नेक्स्ट क्या हो गया, ए हो गया। फिर आपने पहले 2 वही रखे और तीसरा, यानी आपने थर्ड वाले को जो है ना चेंज करते चला जाना है हर एक के अंदर।
तो आपके पास सिमिलरली सेकंड लेटर क्या है, सी। सी को मल्टीप्लाई किया यू, ठीक है, और सी के यू के साथ अगेन जो है ये सी यू, और जो है ना नंबर 1 पर क्या है हमारे पास, यू है। फिर उसके बाद सी है, फिर दूसरा वही रहेगा यू, और दूसरा क्या है यहाँ पे भी सी आ जाएगा। इसी तरह ये सी, ये यू, और यहाँ पे तीसरा क्या है ए, तो वो हो जाएगा। तो ये यानी कि एक यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ से करेंगे, फिर एक यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर वही जो लेटर लेट से यू लिखा हुआ, तीसरी दफ़ा भी आपने यू यहीं से लिया, इस जगह भी से भी यू आपने तीसरी दफ़ा यहीं से लिया, लेकिन यहाँ वाला ये जो थर्ड पार्टी है ये हर दफ़ा चेंज होगी। फोर्थ टाइम भी आपने यही कम्बिनेशन रखा, और यही जो लास्ट वाला था ये चेंज होगा। फिर आपने सी के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वही यू रहेगा, यहाँ पार्टी चेंज होती रहेगी। तो नंबर 1 ठीक है, नंबर 2 आपने किया, फिर यहाँ से नंबर 3, फिर नंबर 2 यहाँ से ले लिया, अगेन ये वही रहेगा लेकिन ये दूसरे नंबर वाला हो जाएगा। ये रहेगा, ये वही रहेगा लेकिन यहाँ से तीसरे नंबर का हो जाएगा। अगेन आपने एक यहाँ से ले, ये वही रहेगा और ये चौथे नंबर का आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास पेयर बनना शुरू हो जाते हैं, और ये 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि जेनेटिक कोड ज़्यादातर लोगों के अंदर, जो ज़्यादातर स्पीशीज़ में देखा गया तो वो यूनिवर्सल था। यानी AGA अगर आर्जिनिन को कोड कर रहा है, ठीक है, कि AGA जो है अगर ये आर्जिनिन को कोड कर रहा है तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया में, ह्यूमन में आर्जिनिन को ही कोड कर रहा है। और अगर स्टॉप कोडोन है तो वो सब के अंदर स्टॉप कोडोन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA इस चीज़ को पॉसिबल नहीं बनाता। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टिल ह्यूमन आप बात करते हैं तो तमाम ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कोड सेम है। सेम का क्या मतलब है कि हर एक कोडोन का सीक्वेंस सेम होगा। अगर AUG है तो बैक्टीरिया से ह्यूमन सब के अंदर वो जो है AUG आर्जिनिन ही बनाएगा। अगर AGA है तो वो सब के अंदर मिथियोनिन ही बनाएगा। सॉरी, AGA है तो वो आर्जिनिन बनाएगा, और AUG है तो वो सब के अंदर मिथ्योनिन बनाएगा। यानी न्यूक्लियस का जो जेनेटिक कोड है वो तमाम ऑर्गेनिज्म में सेम है। तभी तो हम कहते हैं कि जो DNA होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप DNA उठा लें और वो किसी भी रेसिपिएंट के अंदर आप ऐड करके उसको एक्सप्रेस करा सकते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि जेनेटिक कोड सेम है, एक बात। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब आप माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करते हैं तो फिर जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं होता है। रीज़न इज़ दैट कि हर ऑर्गेनिज्म का माइटोकॉन्ड्रियल DNA एक अपने ख़ास सीक्वेंस पर, उसकी स्पीशी के ख़ास सीक्वेंस पर होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA ह्यूमन का और है, वो बाकी सिर्फ ह्यूमन से मिलेगा। अगर लेट्स से हम कहते हैं कि चिंपैंजी का है माइटोकॉन्ड्रियल DNA तो वो सिर्फ चिंपैंजीज़ का एक जैसा होगा। आप स्नेक की बात करते हैं वो सारे स्नेक्स का एक जैसा होगा। आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसी स्पीशी या उसी स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो होगा। यानी ई कोलाई का जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, सॉरी ई कोलाई में तो सॉरी, प्रोकैरियोट्स में ये होते ही नहीं है। तो हम यूकैरियोट्स के केस में ये कैटेगरीज़ की बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है यूकैरियोट्स के अंदर वो उस स्पीशी का ख़ास होगा। ह्यूमन के अंदर ह्यूमन वाला होगा, ज़ाहिर सी बात है। चिंपैंजी के अंदर चिंपैंजी वाला, स्नेक के अंदर स्नेक वाला, और लेज़र्ड के अंदर लेज़र्ड वाला। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के DNA की बात करते हैं तो उनका जो जेनेटिक कोड है वो उन सब के अंदर बिल्कुल सेम होगा। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। एक उन्होंने क्या बात की है कि अगर आप बात करते हैं न्यूक्लियस के DNA की, ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो DNA है वो होता है यूनिवर्सल। यानी इसके DNA का जो आप जेनेटिक कोड बनाते हैं वो बैक्टीरिया से टिल ह्यूमन जो है वो सेम होता है, और तभी ये पॉसिबल है कि आप DNA के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है माइटोकॉन्ड्रियल जो है DNA की, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है वो नॉन यूनिवर्सल होता है। ठीक है, कि ये नॉन
यूनिवर्सल होता है क्योंकि एक स्पीशी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ उसी स्पीशी के अंदर ही सेम या कॉमन होगा। ह्यूमंस का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ ह्यूमंस में जो है सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसी की नस्ल के लिए सिर्फ सेम होगा। ज़ाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मदर से आता है और हर किसी का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी के मदर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी डिफरेंट होगा। तो इसलिए अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को देखते हैं वो हर स्पीशी का, हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है, तो उसके मुताबिक जेनेटिक कोड कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो फिर जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल होता है। और यही एक प्रिंसिपल है जिसकी बेस पर बायोटेक्नोलॉजी या आप कहते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये चीज़ें वर्किंग करती हैं सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियस के डीएनए के ऊपर, क्योंकि वो बैक्टीरिया से ह्यूमन के अंदर सेम है। ठीक है, तो जितनी भी आपने जेनेटिक स्टडीज़ पढ़ी होती हैं या बायोटेक्नोलॉजी की आप चीज़ें पढ़ते रहते हैं या न्यू डिस्कवरीज इन्वेंशंस पढ़ते रहते हैं, तो वो सिर्फ न्यूक्लियस के डीएनए की बेस पर होती हैं, क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक और उसके अंदर भी ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक भी होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक भी होता है। तो इसलिए कभी भी इसकी बेस पर आप कोई जेनेटिक स्टडी नहीं पढ़ सकते, ना ही आपने कभी पढ़ी होगी, ना आप कभी देखेंगे, क्योंकि ये हर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक होता है। तो आप यही चीज़ें पढ़ते हैं। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से बता देती हूँ। आपको यहाँ क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वाई जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, या आप यहाँ से ये भी आ सकता है वाई जेनेटिक कोड कैन नॉट बी यूनिवर्सल इन सम केसेस। तो ये आपने बता देना है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है तो ज़ाहिर है आप न्यूक्लियस के डीएनए की बात करें। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें। जो पहली बात स्पीशीज स्पेसिफिक है और उसमें भी वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होता है, डिपेंड करता है मैटरनल लाइनेज पर, यानी मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। सो तीसरा जो यहाँ से आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ जेनेटिक कोड डीजेनरेसी। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया व्हाट इज़ जेनेटिक कोड डीजेनरेसी। और ये क्या चीज़ होती है? जेनेटिक कोड डीजेनरेसी इज़ अ फिनोमेना व्हेन मोर देन वन कोडोन कोड्स फॉर द सेम अमीनो एसिड, दिस इज़ नोन एज जेनेटिक कोड डीजेनरेसी। तो आप कोई सी भी एग्जांपल ऐड यहाँ से जो है ना याद कर सकते हैं। कोई से भी आप ऐड यहाँ लाइक ये आसान सा है, ये आप यूज़ कर ले सकते हैं इसमें, या आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाला याद कर लें फिनाइलएलानिन का कि ट्रिपल यू भी फिनाइलएलानिन को कोड करता है और डबल यू और सी भी फिनाइलएलानिन को कोड करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो मिलकर एक को कोड कर रहे हैं, ये भी दो मिलकर एक को कोड कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी ये सिचुएशन है। यहाँ देखें ये तीन मिलकर एक को आइसोल्यूसिन को कोड कर रहे हैं, यहाँ पे चार मिलकर एक ही को कोड कर रहे हैं, यहाँ भी चार मिलकर एक को कोड कर रहे हैं, यहाँ पे भी चार मिलकर एक को कोड कर रहे हैं, यहाँ पे फिर दो मिलकर एक को कोड कर रहे हैं। ठीक है। सो ये चीज़ आपने लाजमी बता देनी है। आपने ये कहना है व्हेन मोर देन वन अमीनो एसिड कोड, सॉरी व्हेन मोर देन वन कोडोन कोड्स फॉर द सेम अमीनो एसिड, दिस नोन एज जेनेटिक कोड डीजेनरेसी। सो आपने ये भी बताना है कि एन अमीनो एसिड कैन बी एनकोडेड बाय एनी टू, एनी थ्री, एनी फोर कोडोन्स। ठीक है, जो आपने एग्जांपल्स देखी हैं कि कोडोन्स जो है या तो दो कोडोन्स भी हो सकते हैं, या तीन मिलकर भी एक सेम अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, या चार मिलकर सेम अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसको हम जेनेटिक कोड डीजेनरेसी कहते हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टे ट्यून्ड अंटिल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।